स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार मैथ साइंस एजुकेशन बाई SKY चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में आपको मैथ का जो वृत्त चैप्टर है उसको समझाने वाला हूं। वृत्त से जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको समझने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और किसी भी चैप्टर को, चाहे जितना बड़ा चैप्टर हो, अगर जो उसको हमें अच्छे से समझना है तो उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं वो हमें पहले आनी चाहिए। वृत्त एक ऐसा चैप्टर है जो एकदम बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम लोगों को बड़ा टिपिकल लगता है क्योंकि अच्छे से पढ़े नहीं होते, उनकी बारीकियां नहीं समझे होते हैं। आज हम उन बारीकियों को आपको समझाएंगे और उससे हम उसकी सहायता से बड़े बड़े सवालों को करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं वृत्त के बारे में, समझते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो देखिए, कुछ नहीं होता है। जब कोई एक रेखा बनाई जाती है तो वह रेखा एक पॉइंट से, एक बिंदु से बनती है, ठीक। जैसे कि एक ये इस प्रकार से हमने बिंदु ले लिया, ये बिंदु, ऐसे ही बहुत सारे डॉट 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 बहुत सारे बिंदु, ऐसे बहुत सारे बिंदु ले लिए जाएं और एक वक्र के रूप में बना दिए जाएं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलेंगे। एक जो है बिंदु ले लिया जाए और उसी वैसे ही अन्य बहुत सारे बिंदु, छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु ले लिए जाए और उनके वक्र के रूप में बना दिया जाए, उसे ही हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा वृत्त होता है, इस प्रकार से हमारा वृत्त होता है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि आपको गोले में और वृत्त में बड़ी समस्या होती है। आप कहीं गोले को ही वृत्त समझ लेते हैं और कहीं वृत्त को ही गोला समझ लेते हैं। तो देखिए, जो चीज एकदम पूरा गोल होता है, चारों तरफ से वो गोल होता है, उसको गोला बोलते हैं। और जो गोल होता है लेकिन चपका होता है उसको भैया हम वृत्त बोलते हैं। जैसे सिक्का जो होता है वो वृत्ताकार होता है, क्योंकि वो गोल तो होता है लेकिन पूरा गोल नहीं होता, वो चिपका होता है। इसलिए जो है, जो आपका सिक्का है वो वृत्त में आएगा। और जो आपको गेंद है, तो गेंद देखिए गोल होता है लेकिन उसके साथ में उसकी गोलाई तो है, लेकिन गोलाई के साथ में वो चारों तरफ से वो गोल है। तो इसलिए जो गेंद है वो हमारा गोला होता है और जो सिक्का होता है वो हमारा वृत्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा वृत्त होता है। तो बेसिक चीजें हमें सबसे पहले आना चाहिए। जो वृत्त होता है, वृत्त के बीचों बीच में एक सेंटर होता है, इसको हम भैया बोलते हैं केंद्र। इसको बोलेंगे केंद्र। जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है उसको केंद्र बोलते हैं। इस केंद्र से सतह पर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र है, केंद्र से इसके बीच की दूरी, इसको खींच दिए, ये त्रिज्या है। और ये सतह पर की दूरी, चाहे जिधर की सतह पर की दूरी खींच दी जाए, वो सारी दूरियां जो होती हैं वो आपकी त्रिज्याएं ही होती है। जैसे ये यहां से यहां हम खींच दिए, ये भी त्रिज्या है। इसको इधर से यहां से, इसको यहां से यहां खींच दें, ये भी आपकी त्रिज्या है। इसको यहां से यहां खींच दें, ये भी त्रिज्या है। इधर खींच दें, ये भी त्रिज्या, ये है, ये भी त्रिज्या, ये है, ये भी त्रिज्या। तो ये जितनी भी रेखाएं अगर जो केंद्र से उसकी सतह को मिला रहे हैं हम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। साथ में एक चीज और हम देख लेते हैं, बहुत अच्छी चीज। देखिए, ये वृत्त है हमारा और ये यहाँ पे इसका केंद्र है, ठीक है। तो ये हमारी, ये जो इस प्रकार की ये सतह है इसकी, तो इस केंद्र से इस सतह के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। और इधर से अगर जो यहां से देखा जाए तो यहां से यहां तक के बीच की भी दूरी, ये जो है ये भी त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या है। तो देखिए, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या अगर जो आपस में मिल जाए और वो केंद्र से होती हुई एक रेखा जा रही होती है, इसको पूरे को हम व्यास बोलते हैं। इसको पूरे को व्यास बोलेंगे। यहां से एक फार्मूला हमारा बनता है, अगर जो हमें व्यास निकालना है तो व्यास बराबर भैया होता है, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली त्रिज्या, मान लिया ये त्रिज्या है, ये आर है, तो ये भी तो आर ही होगी। तो ये व्यास बराबर क्या होता है, आर प्लस आर। ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। तो व्यास अगर जो हमें निकालना है तो व्यास बराबर हो जाता है आर, आर हो जाएगा 2r, आर आर भैया जी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यही हमारा फार्मूला होता है। अगर जो हमें व्यास निकालना है, हमारे पास त्रिज्या है, तो त्रिज्या का दोगुना कर देंगे। अगर जो हमें बाई चांस त्रिज्या है या हमारे पास व्यास है, त्रिज्या का मान निकालना है, ठीक। तो व्यास है तो इस त्रिज्या का मान निकालना है, तो ये 2 है, इसके गुणे में, गुणे वाली संख्या को बराबर के उधर भेजते हैं तो भैया जी बटे में आ जाता है। तो ये व्यास आपका हो जाएगा इधर, व्यास बराबर ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और बराबर हो जाएगी आर। आर मतलब त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, या व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ये हम यहां से समझ चुके हैं। तो व्यास और त्रिज्या आप लोगों के समझ में आ गया। अब देखते हैं, ये जो त्रिज्या है
इस त्रिज्या से ऊपर देखिए एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त है, तो ऊपर वाला ये जो वृत्त है इसको हम बोलते हैं वृत्तखंड, इसको बोलेंगे वृत्तखंड। नीचे जो है एक वृत्त का ही तो खंड है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वृत्तखंड। तो ये वृत्तखंड है। नीचे भी क्या है भैया जी, नीचे भी एक वृत्तखंड है, नीचे भी वृत्तखंड है। अब ये ऐसे भी हो सकता है जैसे इस प्रकार से हमारा वृत्त है, ठीक, ये यहाँ पे इसका सेंटर है, केंद्र है। अब ये यहाँ से हम ना खींच करके इसको नीचे खींच देते हैं, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा जो है वृत्तखंड है। ये जो है ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, ये छोटा है तो ये लघु वृत्तखंड है, और ये बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। तो ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। अच्छे से आप लोग समझते रहेंगे। अब उसके बाद देखिए इस प्रकार से हमारा फिर कोई इस प्रकार से वृत्त है। अब जो वृत्त है, इस वृत्त से एक त्रिज्या हमने ले ली, और इस त्रिज्या से एक और एक ऐसी इसी त्रिज्या से, क्योंकि त्रिज्याएं सारी समान होती, तो जिस लंबाई की ये त्रिज्या है उतनी ही लंबाई से इस प्रकार से एक हमने आकृति बना ली, ठीक। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला हमारा जो कटा हुआ वाला भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं भैया जी त्रिज्यखंड। इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या द्वारा काटा गया खंड, उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो ये देखिए, ये भी तो त्रिज्या द्वारा काटा गया है, तो ये भी त्रिज्यखंड होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा है तो ये इस पूरे को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और इस छोटे वाले को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। तो ये छोटा है तो ये है क्या, त्रिज्यखंड। क्या है भैया जी, त्रिज्यखंड है, लेकिन कैसा त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड। और ये वाला जो है ये आपका है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है। ये है दीर्घ त्रिज्यखंड और ये है आपका लघु त्रिज्यखंड। तो आशा करते हैं ये चीजें आपके समझ में आई होंगी, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखिए और एक चीज हम देख लेते हैं वृत्त में। वृत्त में हम लोग जानते हैं, जैसे इस प्रकार से हमारा कोई एक वृत्त है, इस प्रकार से कोई वृत्त है, ठीक। एक कोई रेखा ले लेते हैं, यहाँ पे एक रेखा। क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती। तो जैसे मान के चलिए हमने एक ही यहाँ पे बिंदु ले लिया, अब इससे देखिए हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक खींच दिए। अब चाहे तो इधर को खींच दे, चाहे तो इधर को, चाहे तो इधर को, चाहे तो इधर को, चाहे तो इधर, बहुत सारी रेखाएं खींच, मतलब एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक उसी का उल्टा अगर जो आपसे कह दिया जाए कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए एक यहाँ पे मान लिया कोई बिंदु, एक यहाँ पे बिंदु है, तो दो रेखाओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इनको जब हम खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बस। और अगर जो हम कोई रेखा खींचे, मान के चलिए यहाँ से और कोई खींचे, तो ये आएगी तो इसी पे आएगी। अगर जो थोड़ा बहुत घटा बढ़ा दें तो ये यहाँ से देखो इस पे नहीं आएगी, इसको अगर जो कर दे तो इस पे नहीं आएगी। मतलब दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। अब यही चीज हम देखेंगे, ये हमारा वृत्त है। वृत्त से हमारे में स्पर्श रेखाओं वाला चैप्टर है, उसमें प्रमेय भी है। स्पर्श रेखा या फिर दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, इसका प्रमेय भी हम करवाएंगे आपको। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, स्पर्श रेखा होती क्या है। देखिए ये एक हमारा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त के केंद्र से इस प्रकार से अगर जो कोई रेखा इससे निकल जाए, इस प्रकार से कोई रेखा निकल जाए, तो ये यहाँ पे जो है ये रेखा इसको देखे टच कर रही, छू रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ये यहाँ पे देखिए इसको स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, ऊपर भी ऐसे कहीं से भी किसी भी प्रकार से हम स्पर्श करवा सकते हैं। ये भी देखिए स्पर्श रेखा है, इधर से भी ये स्पर्श रेखा, इधर से भी ये स्पर्श रेखा। तो चाहे जिधर से अगर जो वृत्त को छू रही है वो रेखा, ठीक है, तो उसका स्पर्श रेखा कहलाती है। और जहां पे जिस बिंदु पर वो रेखा उस वृत्त को स्पर्श कर रही होती है, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में, क्वेश्चन पूछा जाता है जो वृत्त से स्पर्श रेखाएं हैं वो वृत्त के कितने बिंदुओं को स्पर्श कर रही होती। तो वृत्त के सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श कर रही होती। यहाँ पे कोई एक ही बिंदु है जिसको ये स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है, ये आप लोग याद रखेंगे। जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो एक ही बिंदु को स्पर्श कर रही होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारी स्पर्श रेखा होती है। फिर हम लोग देख लेते हैं
छेदक रेखा क्या होती है, व्यास क्या हो, व्यास तो समझ गए, जीवा क्या होती है। तो देखिए अगर जो कोई रेखा एक सतह से दूसरी सतह में जाती है और ऐसे मिला दिया जाए, बशर्ते ये है कि वो रेखा केंद्र से होती हुई ना जा रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं भैया जी जीवा, उसको बोलेंगे जीवा। ठीक है, कोई ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर होके जा रही है लेकिन वो मेन सेंटर से जो केंद्र है, केंद्र से होकर नहीं जा रही है, देखो ये केंद्र है, केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए ये भी आप समझ गए। अभी हम ले लेते हैं कोई यही मान लिया वृत्त है, इस वृत्त से इस प्रकार से कोई एक रेखा है। अब कह दिया जाए कोई एक रेखा है, वो क्या किसी वृत्त को अंदर से स्पर्श कर सकती है। तो देखिए अंदर से अगर जो स्पर्श करवाया जाए तो अंदर से कहाँ स्पर्श कर रही है, नहीं स्पर्श कर रही, ये तो इसके अंदर चली जा रही है, ये तो इसको छेद कर रही है, ठीक, प्रतिच्छेदित कर रही है। इसका मतलब कोई जो रेखा होगी वो किसी भी वृत्त को अंदर से स्पर्श नहीं कर सकती है। अगर जो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप उसको कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ये एकदम जो है आप अच्छे समझ गए होंगे। ये रेखा जो है ये अंदर से, अगर जो कोई रेखा है और वृत्त को अंदर से अंदर उसके घुस रही है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित, ये प्रतिच्छेदित रेखा, ये इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, इसको काट रही है। ठीक है, ये इसके अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, बड़े वाले वृत्तखंड को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ये छोटे ये त्रिज्याओं से कटा हुआ खंड है इसलिए इसको त्रिज्यखंड बोलेंगे। ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है तो इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक है, ये अगर जो बीचों बीच से कोई रेखा निकल रही है, ठीक है, बीचों बीच से बिल्कुल, तो उस रेखा को हम बोलते हैं व्यास। व्यास से अगर जो त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा कर देंगे, वो हमारी त्रिज्या होती है। अगर जो त्रिज्या व्यास निकालना है तो त्रिज्या का दूना कर देंगे तो हमारा व्यास निकल जाएगा। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा, इसको आपसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी और हम आगे देख रहे हैं अभी वृत्त में। अब देखिए इतनी चीजें समझ में आई। कुछ क्वेश्चन हमारे दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम नोट कर रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, उनको एक बार नोट कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर, मतलब कितने बिंदुओं पर। तो हम अभी आपको बताए कोई एक वृत्त है, उसकी जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ये हम आपको अभी समझाए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये भैया 10.1 के जो रिक्त स्थान वाले सवाल हैं उनको, ये एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो रही है। अब आगे देखेंगे, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा, कोई एक वृत्त है उसको दो जगह, यहां से और यहां से, ठीक है, दो जगह से ऐसे प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे। इसको तो हम अभी बताएं, ये रेखा जो है ये प्रतिच्छेदित रेखा है। ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है। प्रतिच्छेदित रेखा है, या इसको हम छेदक रेखा भी कह सकते हैं, इसको छेदक रेखा भी कह सकते हैं। ये देखिए ये इधर होल कर रही, छेद कर रही, इसलिए इसको छेदक रेखा या प्रतिच्छेदित रेखा भी कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त जो है उसकी समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, ये हमें, तो देखिए एक हम ले लिए इस प्रकार से वृत्त, इसकी जो है दो समांतर रेखाएं खींच रहे हैं, दो समांतर रेखाएं, तो देख लीजिए स्पर्श होनी चाहिए और समांतर होनी चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार देखिए ये स्पर्श कर रही है, ये इसको स्पर्श कर रही है और नीचे ये भी इसको स्पर्श कर रही है। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, समानांतर का मतलब होता है समान अंतर पर,
ठीक, समानांतर। देखिए जैसे कि मान के चलिए ये है, ये रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर। समानांतर का मतलब होता है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये एकदम समान अंतर पर, यहाँ भी इतने ही अंतर पे आगे चले जाइए, ऐसे ही समान अंतर पे रहेंगे, इसको बोलते हैं समानांतर। जैसे मान के चलिए हम एक रेखा ऐसे ले लिए, एक रेखा ऐसे ले लिए, क्या ये दोनों समानांतर हैं? जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इनके बीच में ज्यादा गैप है, इनके बीच में ज्यादा, लेकिन यहाँ पे कम गैप है। आगे जाके ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित कर देंगी, काट देंगी। जिस प्रकार से ऐसे देखिए, ऐसे इस प्रकार से जाके यहाँ काट देंगे, तो ये समानांतर रेखा नहीं है, ये हमारी प्रतिच्छेदित रेखा है। लेकिन ये समानांतर रेखा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन कह रहा था एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मतलब कितनी हो सकती है? तो देखिए एक वृत्त है, इसकी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और वो भी स्पर्श रेखा है, तो सिर्फ 2 हो सकती है। क्योंकि अगर जो हम तीसरी करेंगे तो वो समानांतर नहीं होगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम इसको स्पर्श करवा दें, तो ये स्पर्श तो कर रही है, लेकिन इस रेखा के ये वाली समानांतर नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके देखिए कहीं काट देगी, तो इसलिए यह इसकी समानांतर नहीं है। इधर से अगर जो हम कर देते हैं मान लिया, तो ये इसको कहीं से काट देगी। तो 2 रेखाएं एक दूसरे के स्पर्श रेखाएं अगर जो है, तो 2 ही ऐसी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक दूसरे के समानांतर भी होंगी और स्पर्श भी रेखाएं होंगी। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2 रेखाएं। फिर अगला एक और क्वेश्चन कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? ठीक, तो देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखिए इस प्रकार ये हमारा वृत्त है, यहां से कोई रेखा मान लिया स्पर्श कर रही है इसको, ये ठीक है, ये स्पर्श कर रही है, तो ये इस रेखा का, ये रेखा यहाँ पे इसको स्पर्श कर रही है, और इस वृत्त का ये वाला बिंदु ही इसको स्पर्श कर रहा है। तो इस वाले बिंदु को हम बताए थे भी, क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। इसको भैया जी हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, ठीक है। अगर जो कोई वृत्त है और कोई स्पर्श रेखा उसके ऊपर कहीं स्पर्श कर रही है, तो उस वृत्त का स्पर्श बिंदु, ठीक, उस वृत्त का बिंदु और उस स्पर्श रेखा का बिंदु, वो दोनों स्पर्श बिंदु पर आपस में मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा पहले 10.1 जो है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं थे, इतने ही थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो हम अभी करवा दे रहे हैं, इनको आप जो है समझ लेना, नोट कर लेना कॉपी पे। देखिए अगला एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु Q से देखिए हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एक हम वृत्त बनाएंगे। इस प्रकार से कोई एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है, इस प्रकार से कोई एक वृत्त है। अब कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो एक यहाँ पे कोई एक बिंदु है, मान ले यहाँ पे हम मानने ले रहे हैं, यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसका नाम है Q, ठीक। इस Q से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, इस प्रकार से Q से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा, ठीक, इसको हम लिखते हैं O से, इसका जो केंद्र है उसको O से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके केंद्र से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है तथा Q की केंद्र से दूरी, ये Q है, Q की केंद्र से दूरी मतलब इसके ये वाली जो दूरी है, ये दूरी हमारी कितनी है? ये दूरी जो है हमारी, ये है 25 सेंटीमीटर, ये हमारी 25 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा त्रिज्या बताओ। तो त्रिज्या ये यहाँ से इसकी सतह के बीच की दूरी, तो इधर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ये इसकी सतह हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी सतह हो जाएगी, ठीक है। तो
केंद्र से सतह के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। इसकी लंबाई हमें बताना। तो हम एक चीज बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा, ये एकदम पड़ी रेखा है, एकदम सीधी रेखा है, ठीक है। ये आधार मानी जाएगी, ठीक। हम लोग एक नियम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो वही वाला फार्मूला हम इस पे लगाएंगे। अगर जो देखें ये आधार अगर जो मान लिया जाए तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, त्रिज्या। तो हम इसको क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बराबर होता है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, ये ओ है, इसको पी मान लेते हैं, ठीक। तो पी क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस, इसको इसमें जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर। अब देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं होता है भाई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक। वही हमने लिख दिया। इनके नाम हमने देखिए, इसका नाम ओ क्यू है, इसका नाम पी क्यू है, इसका नाम पी ओ है, तो हमने वही सारी बातें लिख दी, ठीक। अब देखिए ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू है 25 का स्क्वायर कर देंगे बराबर पी क्यू स्क्वायर, तो ये पी है ये क्यू है, पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे बचेगा पी ओ का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, और प्लस पी ओ का स्क्वायर या ओपी का स्क्वायर कुछ भी लिखो। अब देखिए 625 इसको बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 576 बराबर इधर बचेगा पी ओ स्क्वायर। अब देखिए 625 से 576 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ 15 से 6 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 11, इधर जाहिर लाएंगे 11 हो जाएगा, 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा, इधर बचा 5 से 5 गया कुछ नहीं, इधर बचेगा पीओ का स्क्वायर। आप सबको पता है कि स्क्वायर हटाते हैं और बराबर के सामने वाली संख्या पे रूट लगाते हैं, तो यहाँ से हम ये स्क्वायर हटा देंगे और इधर अंडर रूट लगा देंगे, और जो 49 होता है 49 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाता है भैया जी 7, और ये हो जाएगा आपका ओपी या पीओ कुछ भी लिख दो, ओपी या पीओ कुछ भी लिख दो, पीओ या ओपी, ठीक। ओपी बराबर कितना है 7, ओपी बराबर कितना आया 7, मतलब जो है हमारे इसमें त्रिज्या कितनी आई 7 आई। हम ये बड़ा विस्तार से बताया, ऑब्जेक्टिव में आएगा, सेकंडों में आपका आंसर आएगा, कुछ नहीं करना, सीधे इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर से घटा देना और जितना आया उसका वर्गमूल निकाल देना, वही आंसर होगा। समझ रहे हो, जब कर्ण होता है, कर्ण हमें निकालना होता है तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, फिर उसका वर्गमूल निकाल लिया जाता है। आधार निकालना हो चाहे लंब निकालना हो, ये अगर जो निकालना होता है तो इनका दोनों का जो है इसका वर्ग करके, अगर जो जैसे मानते लंब निकालना था तो कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से आधार का स्क्वायर घटा देंगे और फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। हम एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि किसी एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हमेशा आपस में बराबर होती है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको देखिए हम कैसे सिद्ध करते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये लिख लेते हैं, एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं समान होती है। ये प्रमेय है हमारी, इस प्रमेय को हमें जो है सॉल्व करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, बहुत आसानी से हम कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से एक हमारा दिया रहेगा आपको वृत्त, इस प्रकार से एक हमारा वृत्त है। इस वृत्त के हमको पता है बीचों बीच में इसका केंद्र होता है, सेंटर होता है, ठीक है। इससे 2 स्पर्श है, किसी एक बाहरी बिंदु है, कोई हम मान लेते हैं इसके बाहर पे कोई एक बिंदु है जिसका नाम है P, कोई एक बिंदु है जिसका नाम है P, ठीक। इस बिंदु P से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक इधर से ऐसे इस प्रकार से इसे खींच दी गई और एक यहीं से इधर को ऐसे इस प्रकार से खींच दी गई, ठीक।
ये दो स्पर्श रेखाएं इस पे खींच दी गई। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं खींच दी गई। इस प्रकार से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी गई। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों जो स्पर्श रेखा है वो दोनों आपस में बराबर है। ये देखिए हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे, तो बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए हम मान लेंगे कि ये जो बिंदु P है वो केंद्र से कुछ दूरी पर है, वो केंद्र से कुछ दूरी पर ये बिंदु इस प्रकार से है। ठीक है, ये यहाँ पे O आपका रहेगा, ये तो केंद्र होता ही है, और ये त्रिज्या है। केंद्र से उसकी सतह को मिला दी जाए वो क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। अब ये अगर जो त्रिज्या है तो ये भी तो सतह है, तो इसको भी इसकी हम सतह से इससे मिला देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी हमारी त्रिज्या ही होगी, ये भी हमारी त्रिज्या होगी। अब ये इतना हम बना लिए। अब इसमें हमारे देखिए एक चीज समझ में आ रही होगी, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब इनका नाम कुछ ले देते हैं, OP, इसका नाम Q रख देते हैं, इसका नाम R रख देते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज देखिए बन रहा है PQO और एक त्रिभुज बन रहा है हमारा OPR। दो त्रिभुज बनना है। अब ये जो दो त्रिभुज है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हमें कुछ तीन चीजें बराबर करनी है। ठीक है, अगर जो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें, ठीक है, अगर जो सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ये हमें पक्का पता चल जाएगा कि ये रेखा एक दूसरे के बराबर, क्योंकि जो दो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण सब आपस में बराबर होते हैं। तो हम इसको किसी तरीके से सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास देखिए दिया क्या है, दिया है हमारे पास भैया। दिया क्या है देखिए, तो दिया है हमारे पास सिर्फ एक वृत्त जिसका केंद्र, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक, और दूर बिंदु P है, उसी बिंदु P पर जो है हमें बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो एक बिंदु है जिस पर जो है स्पर्श रेखाएं खींचनी है। अब हम सीधे कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे उपपत्ति करेंगे। कि अब ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, परीक्षा आ गई है। ठीक है, उपपत्ति हम इसकी देखेंगे। तो उपपत्ति में हम बताएं आपको, कोई तीन चीजें हम बराबर कर लेते हैं। अगर जो तीन चीजें हमारी बराबर हो गई, ठीक है, तो हम ये दोनों त्रिभुज जो है हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चाहे तो लिख लें त्रिभुज, पहले कौन सा है OPQ तथा दूसरा त्रिभुज है OPR में। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, उपपत्ति नंबर 1 में देखिए हम कोई तीन चीजें बराबर करेंगे। तो देखिए OQ बराबर OR, ये रेखा आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये त्रिज्या है। चूंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगी। एक चीज तो ये हमारे समझ में आ गई। दूसरा हम लोग देखिए, इस प्रकार से अगर जो कोई वृत्त है और उसके ऊपर कोई स्पर्श रेखा है तो वो हमेशा स्पर्श रेखा उस वृत्त पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो ये हम कोण लिख देंगे। नंबर 2 में क्या लिख देंगे, ये कोण जो कोण लिखा जाता है उसको बीच में लिखा जाता है PQR, OQP या PQO, OQP बराबर है किसके, इस वाले कोण के, इसका नाम है ORP। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और किसके बराबर हैं, 90 अंश के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की जो स्पर्श रेखा वो वृत्त पर 90 अंश का कोण बनाती है। ये हम लोग पीछे कर चुके होंगे, इसका जो प्रमेय है वो प्रमेय एक है इसकी। ठीक है, आगे और हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। एक चीज और कोई बराबर कर लेते हैं। तो देखिए ये एक रेखा है PO या OP, कुछ भी बोल दो। ये देखिए ये वाली जो रेखा है वो इस वाले त्रिभुज में भी है और यही वाली रेखा इस वाले भी त्रिभुज में है। तो ये रेखा हो जाएगी आपकी उभयनिष्ठ। तो ये हम बात लिख देंगे, OP बराबर है OP के। OP बराबर लिख दो या PO बराबर लिख दो, PO लिख देते हैं अच्छा लगेगा, PO।
मतलब OP बराबर है PO के, OP बराबर है PO के। ये दोनों रेखा आपस में मतलब है तो एक ही रेखा, लेकिन ये ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ रेखा है, ये जो रेखा है वो उभयनिष्ठ है। अब देखिए हमारी तीन चीजें बराबर हो गई, दो भुजाएं हमने बराबर कर ली, एक ये भुजा और एक ये वाली भुजा, एक ये भुजा और एक ये कोण बराबर कर लिया। ठीक, तो अब हम लिख देंगे अतः त्रिभुज कौन कौन से थे, OPQ तथा त्रिभुज OPR सर्वांग सम है, आर सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम ऐसे लिख दिया जाता है, त्रिभुज OPQ, दो नीचे बराबर की लाइनें और एक ऊपर ऐसे टेढ़ी रेखा, इसको सर्वांग सम बोला जाता है। ठीक, OPR, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का सर्वांग सम है। अगर जो सर्वांग सम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः PQ बराबर होगी PR के, PQ बराबर होगी PR के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। और क्यों बराबर होंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि सर्वांग सम त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, क्योंकि एक जो है ये सर्वांगसम दोनों त्रिभुज है और सर्वांगसम त्रिभुज की ये सम्मुख भुजा है, इसलिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये हमारा प्रमेय यहाँ तक सिद्ध हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अंतः परिवृत्त कैसे बनाए जाते हैं, परिवृत्त कैसे बनाए जाते हैं, ये स्पर्श रेखा कैसे खींची जाती हैं। स्पर्श रेखाओं की हमने प्रमेय आपको बता दी, लेकिन स्पर्श रेखा ये खींची कैसे जाती है ये भी हम अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इत्मीनान से बढ़िया से इनको पढ़ते जाइए। ठीक है, और कमेंट शेयर ये सब करते जाइए, जिससे हमें भी उल्लास, हमें भी जुनून थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, तो हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अगला वीडियो कल तक मैं फिर डाल दूंगा। धन्यवाद।